हेलो बच्चों, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चे, आज मैं फिर से आपके पास लेके आई हूँ क्लास 6 की हिस्ट्री चैप्टर 4 और ये है इसका पार्ट 4 और ये इसका आखिरी पार्ट है। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। ठीक है बच्चों, तो जो इससे पहले वाली जो वीडियो थी पार्ट 3 में हमने अपना जो टॉपिक क्लियर किया था, 2 टॉपिक क्लियर किए थे ना। तो लास्ट वाला टॉपिक कौन सा था? तो आप लोग को याद होगा कि हमारा लास्ट टॉपिक था फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस, है ना। तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, वीडियो देख लिया होगा और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं और आज देखते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक इसमें क्लियर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा लास्ट पार्ट है। तो जो जितने भी टॉपिक्स हैं वो हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिए हैं। जो बचे हुए हैं वो हम आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग देखते हैं कि हमें आज कौन से टॉपिक से स्टार्ट करना है। ओके, तो हमारा आज का टॉपिक है वर सम बरियल स्पोर्ट्स मीन फॉर सर्टेन फैमिलीज। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, समटाइम्स मेगालिथ्स कंटेन मोर देन वन स्केलेटन। These indicate that people perhaps belonging to the same family were buried in the same place, though not at the same time. The bodies of those who died later were brought into the grave through the portholes. Stone circles or boulders placed on the surface probably served as signposts to find the burial sites. ठीक है, so that people could return to the same place whenever they wanted to. तो हमने कल देखा था ना, बरियल साइट एक दिखाया था मैंने आपको। मैं फिर से उस पिक्चर को दिखाऊंगी, लेकिन आइए हम इसको पहले समझ लेते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो देखिए, क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी। ठीक है, क्या कुछ जो कब्रगाहें थी, जो बरियल थे, वो क्या कुछ स्पेशल जो लोग थे उनके लिए होती थी, जो उनके फैमिलीज़ के लिए होती थी। तो आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं, इसको समझते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए, कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। ठीक है, मेगालिथ्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मेगालिथ्स क्या होता है। तो कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं, मतलब कि दिखाते हैं, बताते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया जाता था। ठीक है, बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते से कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा गया है बच्चों, इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो महापाषाण हैं, तो कभी कभी किसी किसी महापाषाण जो है, महापाषाणों से क्या हुआ है कि एक ही जगह से एक से अधिक हमें स्केलेटन, कंकाल मिले हैं। ठीक है, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने जब खुदाई की होगी तो उनको एक से अधिक कंकाल मिले हैं। तो इससे ये पता चलता है बच्चों कि शायद ये जो लोग हैं, जो कि एक ही कब्र में 2 या 3 लोग के कंकाल पाए गए हैं, तो शायद ये लोग एक ही फैमिली के रहे होंगे, जो कि अलग अलग समय पर दफनाए गए होंगे। मान लो कि किसी समय पर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो पहले उसे दफना दिया गया। ठीक है, फिर उस कब्र को ढक दिया गया। उसके बाद फिर किसी की अगर मृत्यु हुई तो फिर उसी कब्र में, मतलब उसी के फैमिली मेंबर की किसी की मृत्यु हुई तो उसी कब्र में उसे दोबारा दफना दिया गया। किसके थ्रू? पोर्ट होल के रास्ते से। ठीक है, तो एक बार हम इसको देखते हैं। ठीक है, इसका पिक्चर देखते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक पिक्चर 1000 वर्ड का काम करता है ना। तो आ जाओ एक बार पिक्चर को देखते हैं। देखो बच्चों, ये देख रहे हो, ये बरियल साइट है, ये कब्रगाह है ना, और ये जो होल बना हुआ है यही है पोर्ट होल। ठीक है, इसी के रास्ते से जब डेड बॉडी अंदर डालनी होती थी तो इसी रास्ते से अंदर रखी जाती थी, उसे दफनाया जाता था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा पिक्चर से। चलिए अब आगे देखते हैं। ऐसे स्थान पर
क्या किया जाता था ऐसे स्थान पर? गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे। ठीक है, ऐसे स्थानों पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्ह का यानी कि साइन का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। ठीक है, लोगों को ये पता होना चाहिए ना कि हमने पहले इसी जगह पे एक बॉडी अपने फैमिली के किसी की बॉडी यहाँ पर दफन की है, तो ये जानकारी उन्हें कैसे मिलेगी, लोग भूल ना जाएं। तो इसके लिए लोग क्या करते थे कि साइन बोर्ड, जैसे आजकल साइन बोर्ड जैसे हम लोग लगाते हैं ना, कहीं जाना होता है तो साइन बोर्ड लगी होती है ना, तो हमें पता चल जाता है कि ये जगह है ना, आइडेंटिफिकेशन के लिए लगी होती है साइन बोर्ड। तो इसीलिए इसे एज अ साइन बोर्ड जो पत्थर है उनको गोलाकार में लगाया जाता था। ठीक है, तो आ जाओ एक बार फिर से पिक्चर की तरफ चलते हैं हम। देखो, ये देख रहे हो, ये आपका जो दफन करने वाला है, यहाँ पोर्ट होल बना हुआ है और ये गोलाकार में ये पत्थरें जो है इनको लगा दी गई है, जिससे कि इनको पता चल जाए कि हमने यहीं पर अपने परिवार के सदस्य को दफनाया है। और दूसरा कोई व्यक्ति जब वो डेड हो जाता था, जब वो मर जाता था, तो ये लोग फिर इसी में इस होल के द्वारा उसे भी दफना दिया करते थे। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे है अ स्पेशल बरियल एट इनाम गांव। अब हम इनाम गांव के बारे में देखते हैं। चलिए, फाइंड इनाम गांव ऑन मैप 2 पेज 14। इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर घोड़, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीमा। It was occupied between 3600 and 2700 years ago. Here, adults were generally buried in the ground, laid out straight with the head towards the north. Sometimes burials were within the houses. Vessels that probably contained food and water were placed with the dead. तो ये सब तो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि डेड बॉडी के साथ कुछ कुछ सामान लोग रख देते थे। ठीक है, खाने पीने की चीज़ें, उनके साथ वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, ये सब चीज़ें हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं ना। तो चलिए इसको हम समझते हैं। देखिए, इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, विशिष्ट मतलब वही स्पेशल हो गया ना, जो खास हो, है ना, विशिष्ट मतलब वही स्पेशल हो गया, खास। तो मैप 2 में पेज 14 इनाम गांव को खोजो। तो आइए सबसे पहले हम इनाम गांव को देखते हैं। ठीक है, और जिन बच्चों के पास नई वाली बुक है वो पेज नंबर 13 पे देखेंगे। ठीक है, जिनके पास पुरानी एडिशन वाली बुक है वो तो पेज नंबर 14 पे देख लेंगे, लेकिन जिनके पास न्यू एडिशन है बच्चों वो पेज नंबर 13 पे देखेंगे। ठीक है, चलिए तो आइए देखते हैं इनाम गांव कहाँ है। ये देखिए, ये है ना, ये है इनाम गांव। ठीक, आप लोग अपने बुक में मैप निकालिएगा। जब आप वीडियो को देखिएगा बच्चों तो बुक भी साथ में लेके ही बैठिएगा। ठीक है, और जैसे ही वीडियो में जब आता है कि हाँ आप मैप निकालिए, आप मैप देखिए, तो प्लीज़ मैं आपसे कहूँगी कि आप उस समय ज़रूर मैप को देखिए। ठीक है, उसको लोकेट कीजिए उस जगह को। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये हमने देख लिया इनाम गाँव। तो आइए अब हम इसके बारे में देखते हैं क्या इसमें हमें बताया जा रहा है। ठीक है, तो इनाम गांव को हमने देख लिया, खोज लिया। ये कहाँ है? यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोग, मतलब जो एडल्ट होते हैं, को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। जो बड़े लोग होते थे, जो एडल्ट होते थे, उनको कैसे दफनाया जाता था? सीधा लिटा करके, है ना। और उनका जो सिर होता था वो उत्तर की ओर होता था। ठीक है, नॉर्थ साइड में उनका सिर होता था। जैसे कि नॉर्मली आज के समय में भी बच्चों, अगर जैसे हिंदू धर्म में जो भी रीति रिवाज है कि अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो सर है वो उत्तर दिशा की तरफ रखा जाता है। तो उस समय में भी इनाम गांव में जो व्यक्ति जिसको दफनाया जाता था, जो मृतक होता था, तो उसका सर जो होता है वो नॉर्थ की साइड में होता था। ठीक है, उसको इस तरीके से सीधा लिटा देते थे। ठीक है, उसको सीधा लिटाते थे और उसका हेड होता था नॉर्थ साइड में। ठीक है, आप समझिए, मैप में तो ऐसे बनता है ना,
ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ, और ये वेस्ट और ये ईस्ट, है ना। तो इस तरीके से लेटाया जाता था और हेड होता था वो यहाँ होता था। ठीक है बच्चों, चलिए मैप में ऐसे ही लोकेट करते हैं ना, डायरेक्शन अगर लोकेट करना हो तो। अभी हम मैप भी पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। चलिए इसे हम देख लेते हैं। आइए अब आगे देखते हैं क्या है। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। ठीक है, तो ये चीज़ तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि उस समय जो लोग थे, ऐसी परंपरा ही समझ लीजिए कि थी कि जो डेड बॉडी होती थी उसके साथ साथ सामान भी दफनाया जाता था। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, वन मैन वॉज फाउंड buried in a large four-legged clay jar in the courtyard of a five-roomed house, one of the largest houses at the site. In the center of the settlement, this house also had a granary. The body was placed in a cross-legged position. देखिए अब इस बॉडी को किस तरीके से रखा गया है। देखिए, एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में, ठीक है, 5 कमरों वाले जो मकान है उसके आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। अब जिन बच्चों को सीटेट की तैयारी करनी है, जो भी लोग सीटेट वगैरह की अगर तैयारी कर रहे हैं या केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इस लाइन को, ये जो पैराग्राफ है, इसे अपने दिमाग में बिठा लेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे स्टेटमेंट के क्वेश्चन उनके लिए रेडी है। ठीक है, तो इसे कैसे क्या किया गया था कि एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। ठीक है, बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। ठीक है ना, क्रॉस लेग्ड है ना, तो शव के पैर कैसे थे? जो डेड बॉडी का पैर वो मुड़ा हुआ था। ठीक है बच्चों, तो आ जाओ आगे देखते हैं। आगे क्या है, आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि मैं आप लोगों को क्या बता रही हूँ। चलिए अब आगे है, ये हमारा आपके इस 4th चैप्टर का बच्चों लास्ट टॉपिक है। ठीक है, ऑक्यूपेशंस एट इनाम गांव, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम इसे भी पढ़ लेते हैं। तो क्या लिखा है कि आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, barley, rice, pulses, millets, peas and sesame, bones of a number of animals, many bearing cut marks that show they may have been used as food, have also been found. These include cattle, buffalo, goat, sheep, dog, horses, ass, pig, sambar, spotted deer, black pug, antelope, hare and mongoose, besides birds, crocodile, turtles, crab and fish. There is evidence that fruits such as bear, amla, jamun, dates and a variety of berries were collected. तो देखिए, जो इनाम गांव में जो लोग थे वो अपने खाने पीने में किन किन चीज़ों का उपयोग किया करते थे। ठीक है, इसे हम देख लेते हैं। तो क्या है बच्चों, देखिए, इनाम गांव में पुरातत्वविदों को यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं और कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। अब कटी हुई हड्डियां मिली हैं तो इससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि लोग जो है वो जानवरों को भी खाते होंगे। ठीक है, जिसमें कि कौन कौन से जानवर शामिल हैं? इसमें है आपका गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांबर,
चितकबरा हिरन, डॉटेड वाला जो हिरन है ना, आपने देखा होगा, कृष्ण मृग, खरहा यानी कि खरगोश, ठीक है। और कौन सा जानवर है, आइए देखते हैं। देखिए नेवला, देख रहे हैं, नेवला, ओहो, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। तो देख रहे हैं, ये जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी आपने अनाज देखे और जितने भी एनिमल्स देखे, तो इन सब की हड्डियां प्राप्त हुई हैं बच्चों। तो इनसे ये जितने भी हैं, ये एक एविडेंस हैं, इनसे ये पता चलता है कि लोग इन्हें अपने खाने में इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, इसको बिल्कुल भी आपको समझने में मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके की कोई परेशानी हो रही होगी बच्चों। चलिए, अब कुछ फ्रूट्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनाज और जो जानवर हैं उन्हीं को ये लोग खाते थे। देखिए कुछ फ्रूट्स हैं, उनके भी हमें एविडेंस मिले हैं, जिसमें कि है आपका बेर है, आंवला है, जामुन, खजूर और कई तरह की बेरीज हैं, रस भरियाँ एकत्र की जाती थी, लोग इन्हें कलेक्ट किया करते थे, ठीक है। तो ये जो है हमने अपना ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, लेकिन आपके बुक में कुछ और भी चीज़ें दी हुई हैं जिनको कि मैं आपको बुक में ही दिखाती हूँ और बताती हूँ, ठीक है। तो आइए हम इसे भी देख लेते हैं ताकि हमारा जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है बच्चों। देखिए, व्हाट स्केलेटल स्टडीज़ टेल अस, ठीक है। अब स्केलेटन की स्टडीज़, अभी तो हम लोग बुक्स और बरियल के बारे में पढ़ रहे थे कि उनसे हमें क्या पता चलता है, वो हमें क्या बताती हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि स्केलेटल जो है उनकी स्टडी से क्या पता चलता है। तो देखिए क्या लिखा है, इट इज़ ईजी टू मेक आउट द स्केलेटन ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम इट्स स्मॉल साइज, हाउ एवर देयर आर नो मेजर डिफरेंसेज इन द बोन्स ऑफ अ गर्ल एंड अ बॉय। किसी छोटे बच्चे के अगर जो स्केलेटन है उसको देख करके आपको पता चल जाएगा कि किसी छोटे बच्चे का ये स्केलेटन है, और उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता कि वो जो बोन है वो गर्ल का है कि बॉय का है, ठीक है, जब बच्चे छोटे होते हैं। कैन वी मेक आउट वेदर अ स्केलेटन वॉज दैट ऑफ अ मैन और अ वुमेन। अब कैसे ये पता किया जाए, हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई स्केलेटन किसी मैन का है या वुमन का है, ठीक है। देखिए, समटाइम्स पीपल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज़ फाउंड विद द स्केलेटन। For instance, if a skeleton is found with jewelry, it is sometimes thought to be that of a woman. However, there are problems with this. Often men also wore ornaments. अब कभी कभी क्या होता है कि लोग जो है वो डिसाइड किस चीज़ से करते हैं, ऑर्नामेंट से, ठीक है। ऑर्नामेंट से लोगों को लगता है कि अगर डेड बॉडी पे, स्केलेटन पे अगर ऑर्नामेंट्स मिले हैं तो इससे लोग ये अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद ये किसी वुमेन की बॉडी होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि उस टाइम पे बच्चों, जैसा कि आप लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो पुरुष होते थे, जो मेन पर्सन होते थे, वो भी ऑर्नामेंट्स पहना करते थे। तो यहाँ डिफ़िकल्टीज आ गई ना, कैसे फाइंड आउट किया जाएगा कि ये मेल है कि फीमेल है ना। तो आइए अब आगे देखते हैं कि कैसे पता किया जाए। अ बेटर वे ऑफ फिगरिंग आउट द सेक्स ऑफ स्केलेटन इज़ टू लुक एट द बोन स्ट्रक्चर। जो बोन स्ट्रक्चर है उसको देख करके ये पता किया जा सकता है कि जो स्केलेटन है उसका सेक्स क्या है, वो मेल है या फीमेल है, ओके। क्यों, कैसे, देखिए, द हिप और द पेल्विक एरिया ऑफ अ वुमन इज़ जनरली लार्जर टू एनेबल चाइल्ड बेयरिंग। जो फीमेल होती हैं उनका जो कमर वाला, जो हिप वाला साइड होता है, जो पेल्विक एरिया होता है, वो मेल से बड़ा होता है, क्योंकि उनको गर्भ धारण करना होता है ना, उनको बच्चा रखना होता है, उनके पेट में बच्चा रहता है, वुमेन ही बच्चा पैदा करती है ना। तो उनका जो कूल्हा वाला साइड होता है, जो हिप होता है बच्चों, जो पेल्विक एरिया होता है, उसकी जो बोन होती है वो मेल पर्सन से बड़ी होती है, ठीक है। तो इससे जो बोन स्ट्रक्चर है, उस बोन स्ट्रक्चर को देख करके ये पता लगाया जा सकता है कि जो स्केलेटन है वो मेल पर्सन का है या फीमेल का है, ओके। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है।
देखिए ये जो आपके कलरफुल पार्ट्स में जो भी चीज़ें लिखी होती है ना बच्चों, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो इन्हें तो ज़रूर पढ़िए आप लोग, ठीक है। और इनफैक्ट जिनको एग्ज़ाम देना होता है, आप लोग तो जैसे अभी 6th क्लास में हो तो आप अपनी तैयारी कर रहे हो, बट जिनको कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए ये चीज़ें बहुत जाननी ज़रूरी होती है, क्योंकि उनके कॉम्पिटिशन में इस तरीके के इनसे सवाल बन जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। These distinctions are based on modern skeletal studies. About 2000 years ago, there was a famous physician named Charaka who wrote a book on medicine known as the Charak Samhita. ठीक है। There he states that the human body has 360 bones. This is a much larger number than 200 bones. 206 होना चाहिए, यहाँ 200 दिया हुआ है। That are recognized in modern anatomy. Charaka arrived at this figure by counting the teeth, joints and cartilage. तो अब देखिए यहाँ क्या बताया जा रहा है कि आज से 2000 साल पहले एक फिजिशियन हुए थे बच्चों, ठीक है। बहुत ही फेमस फिजिशियन थे जिनका नाम था चरक, ठीक है। और उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था चरक संहिता, ठीक है। उनके बुक का नाम क्या था? चरक संहिता। ये एक बहुत ही फेमस फिजिशियन थे, ठीक है। तो इन्होंने बताया था कि एक ह्यूमन बॉडी में 360 बोन्स होते हैं। कितने होते हैं? 360 बोन्स होते हैं, जो कि हम आज के समय में देखते हैं कि आज के समय में 206 बोन होते हैं ना, यहाँ पर 200 लिखा हुआ है, मिस प्रिंटिंग होगा ये। 206 बोन्स आज के समय में होता है, जिससे कि जो 360 बोन है ये तो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये अंदाज़ा लगाया गया कि जो चरक थे उन्होंने शायद जितने भी जो दांत है, जितने भी जॉइंट्स हैं और जो भी जितने भी कार्टिलेज है, इन सब को इंक्लूड कर लिया, ठीक है। इन सब को इंक्लूड करके इन सब की काउंटिंग करके और टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने बताए? 360 बताए, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि स्केलेटन की स्टडी आप किस तरीके से करेंगे, कैसे आप फाइंड आउट करेंगे कि कोई स्केलेटन मेल का है या फीमेल का है, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आपको किसी तरीके का कोई डाउट यहाँ नहीं होगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम इसमें क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो मैं आपके लिए अगले वीडियो में इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो लेकर के आऊँगी और आपको पूरे क्वेश्चन आंसर क्लियर करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपके लिए मैं आपकी जो बुक्स के जो क्वेश्चन आंसर है उनको लेके आऊँगी। सबसे पहले हम जो टेक्स्ट बुक में हैं उनको समझेंगे, और उसके बाद जो मुझे एक्स्ट्रा लगेगा कि आपके लिए जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है, तो मैं उन क्वेश्चंस को भी बाद में लेके उनके भी एक सेट रेडी करूंगी और फिर मैं आपके लिए उसका भी एक वीडियो बना करके दूंगी, ताकि आप उसे भी पढ़ लें, उसे भी समझ लें, ठीक है, ताकि आपके एग्ज़ाम की पूरी तैयारी हो जाए, क्योंकि हमें तैयारी जीत की करनी है ना। तो चलिए फिर वीडियो को देखिए बच्चों, पढ़िए। पढ़ने के बाद अगर फिर भी डाउट रह जाता है किसी तरीके का, ऐसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कोई डाउट नहीं होगी, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं हमेशा ही आपके कमेंट का वेट करती हूँ, आप प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिए। और आपके जो कमेंट्स हैं बच्चों, ये मुझे बहुत ही मोटिवेट करते हैं वीडियोस को बनाने के लिए, आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने के लिए, ठीक है। ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। तो आप मुझे कमेंट तो ज़रूर करिए, और वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो आप इसे लाइक कर दीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, और वीडियो को देखने के बाद दूसरे बच्चों को भी ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि बाकी जो बच्चे हैं और भी जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी इस वीडियो को देख सके और इसका पूरा लाभ ले सके, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए, सभी वीडियोस को देखिए, स्टार्टिंग से देखिए टिल एंड, ओके। बीच में ब्रेक नहीं करना है। अगर आप बीच में ब्रेक कर देंगे तो आपको डाउट वहीं पे आपका जो है क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है वीडियो बीच में
ड्रॉप नहीं करेंगे। जब भी आप वीडियो देखिएगा, देखिए मैं वीडियो बहुत लेंथी तो बनाती नहीं हूँ बच्चों, मुझे पता है कि आप लोग एक जगह बैठ के बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ोगे नहीं, तो मैं इसीलिए आपके लिए छोटे छोटे वीडियोस बनाती हूँ। तो आधा घंटा तो आप अपनी एक वीडियो में दे ही सकते हैं, है ना। तो जो भी वीडियो है आप उसको पूरा देखिए, ठीक है, और आराम से देखिए, अपने बुक को साथ में ले के देखिए। और एक बार वीडियो देखने से तो समझ में नहीं आएगा, तो 2 बार 3 बार ऐसे देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।